Assalamualaikum. Am I audible? Anyone inform me? Am I audible? My voice is clear or not? If anyone have any issue related voice, so inform us. So I will try to my best. We will solve the issue. आज हमारा टॉपिक जो है बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर है. बेसिकली अनफॉर्चुनेटली some reference host available नहीं है. I will try to my best. I will also post myself. My name is Pardeep Kumar. I am finally a student of law colleges, and I have done before the lots of institutions, and I also good in administrative law because I will participation in different systems and different parts of organization. And this what does it mean by administrative law from theoretical to practical use? आपने सुना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो थ्योरी में समझाया जाता है, प्रैक्टिकल में किस तरह से सिखाएंगे. आई विल ट्राई टू माय बेस्ट. जिस तरह से मेरी जजमेंट, मैंने एक छोटी सी उम्र में आई थिंक मैंने जब मैं थर्ड ईयर में था तो एक डिसीजन पास हुआ था हमारे स्टूडेंट के हिसाब से, और मैंने वो जजमेंट हैंडल की क्योंकि उस टाइम 84,000 का हमारा घर का बिजली का बिल था, वो हम लोगों ने पास करवाया था थ्रू द डिफरेंट सिस्टम थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के बेसिस पर. तो मैंने बोला कि क्यों ना हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज की बात इन्फॉर्म शेयर की जाए सब लोगों के साथ. तो आप में से कोई भी बता सकता है कि आपके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या, क्यों पढ़ते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. आप में से कोई भी पार्टिसिपेशन करना चाहे तो कर सकता है. ओपन फॉर मुझे आप लोगों की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूरी चाहिए होगी ताकि मैं इस सेशन को अच्छा सा अच्छा फाइंड अप कर पाऊँ और अच्छा सा अच्छा सेशन कर पाऊँ. आप में से कोई भी बता सकता है व्हाट इज मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. एम आई एडेबल माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की माना क्या है? आप लोग क्या आप इन लोगों ने भी समझा होगा क्योंकि मोस्टली हर जगह पे ये पढ़ाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस तरह से आप लोग समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव? कोई भी आप में से पार्टिसिपेशन करना चाहे तो कर सकते हैं. जैसे करेंगे ताकि ही हम लोग सेशंस को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर पाएंगे. आपके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या? अगर नहीं तो आई विल ट्राई टू माय बेस्ट. मैं इसको इस तरह से बता देता हूँ कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ काम करता है, क्या होता है. इस हिसाब से ही कर लेते हैं कि आप में से किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं है. आप में से कोई है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन कर सकता है? या आप में से कोई भी बता दे, चेट बॉक्स में ही बता दे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या आपके हिसाब से. ये वो लॉ होता है ना जो डील करता है उन रूल्स और रेगुलेशंस के जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज या गवर्नमेंट पार्टीज के लिए या फिर जो एजेंसीज और प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. बिल्कुल सही है. इसके अलावा आप में से कोई और? तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा हुआ है, जिस तरह से हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जिस तरह से बनते हैं, तो किस तरह से अथॉरिटीज को सरप्राइज करना, किस तरह से हमें मेथड को फॉलो करना, क्या रूल्स को फॉलो करवाना, क्या लॉज हैं जिस तरह से हमें पर्सन टू पर्सन ब्रांच करनी है. आपने सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है तो हम लोग क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अप्रोच कर रहे थे. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में राइट बता देता है कि ये है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उनको अमल में लेकर आना आता होता है कि किस तरह से हमें किस तरह से क्या चीजें असिस्ट कर सकते हैं, क्या लॉज को असिस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को असिस्ट कर सकते हैं. ये किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन मेन रोल, एडमिनिस्ट्रेशन को चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? कोई तो लॉज होगा जिसको एडमिनिस्ट्रेशन को रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक एंड बैलेंस करे. फॉर एग्जाम्पल अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो हम लोग किस चीज़ को असिस्ट नहीं कर पाएंगे. मोस्टली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि रेमेडीज अवेलेबल नहीं होती एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, किस तरह से नोटिस करें वो हम लोग इस लॉज में ही डील आवाज करें. नहीं आ रहा है कुछ भी. लॉज नहीं आ रहा है. एम आई
ये भी बता दें मुझे। हेलो, यस सर। एम आई ऑडिबल, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? आप में से कोई भी बता दे, क्योंकि क्लियर है, क्लियर। तो मोस्टली हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, कोई भी निग्लिजेंसी वगैरह एक्ट करते हैं उसको कौन डील करे? कोई तो लॉज हो जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के हिसाब से डील करें। इस तरह से हमारे यहाँ एक लॉज बनाया गया है जिसका मकसद था एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो भी है उनको सुपरवाइज करना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के हिसाब से देखा जाता है। मोस्टली ये सेशन रखने का मकसद भी था क्योंकि इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग मोस्टली कम बात करते हैं। इस जिस तरह मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट मोस्टली हमारे यहाँ कम बताया जाता है, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारी ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती हैं कि उसमें क्या किस तरह से हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए मसले को हल कर सकते हैं। स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आपके हिसाब से स्कोप इसकी इस चीज का क्या हो सकता है? किस तरह से हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं? किस तरह से हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या अपकमिंग स्कोप, किस तरह से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कमिंग स्कोप क्या होगा? आप में से कोई भी बता सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप, जिस तरह से हमारे यहाँ सारे स्ट्रक्चर और पावर्स और फंक्शन जिस तरह से कंट्रोल होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के हिसाब से होते हैं। किस तरह से हमें रूल्स और रेगुलेशन को अथॉरिटी करना, कौन से लॉज को इम्प्लीमेंटेशन करवाना, क्या लॉज को फंक्शंस में लेकर आना, वो कौन से लॉज डील करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज डील करता है। अपकमिंग जो भी हमारे लॉज के हिसाब से ब्रांचेस वगैरह बनेंगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज को देखकर इसको कंट्रोल की। पर्पस क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाने का? क्या पर्पस था, क्यों हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर बनाया था? आप में से कोई भी बताए। आई थिंक सिर्फ साइलेंट मुझे लग रहा है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ आपने पढ़ा ही नहीं है इस चीज का। कोई बता सकता है कि हम लोग क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ते हैं? पर्पस क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ने का? और सर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव। जी सर, बिलाल सर बता मैं दें। एयरटेल। यस यू। सर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं उन्हें हम कैसे रेगुलेट करें, इसी वजह से। इसके अलावा बिलाल साहब आप बता दें। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये वो होता है जिसमें हम जो है ना ऑटोनोमस बॉडीज को और जो गवर्नमेंट के जो भी वर्क होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू जो है ना गवर्न करते हैं। इसके अलावा आप में से कोई और? ये तो बिल्कुल दोनों डेफिनेशन सही है। इसके अलावा आप में से कोई और? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पर्पस क्यों बनाया जाता है, क्यों पढ़े हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? मेन तो कोई पर्पस होता है, हर चीज पढ़ने का कोई ना कोई पर्पस होता है। आप क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे तो आपको पता है कि इसमें चीजें पनिशमेंट और प्रोसीजर बताया जाता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़े उसमें हम लोग क्या चीजें पढ़े, क्यों पढ़े, इसका लॉस क्या होता है, पर्पस क्या होता है? आप में से कोई भी बता सकता है? सर दूसरा ये भी है कि जो भी लीगल अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बना रही हैं उनके मतलब जो लॉज वो दे रहे हैं उसी पर ही वो गवर्नमेंट एजेंसीज चलें, उससे मतलब अपर सीट ना करें। बिल्कुल। इसके अलावा वो तो बिल्कुल बात हो गई कि हमें, पहली बात हम लोगों ने जो बताई कि हम लोग रूल और गवर्नमेंट के हिसाब से चलें। दूसरी बात, हमें जो लॉस बताए गए हैं उसको ही हम लोग नजरसानी करें, उसके हिसाब से ही असेस करें। तीसरी बात, आप में से कोई और जो बात बताना चाहे? जिस तरह से हमारा चेक एंड बैलेंस हर चीज का होता है ना, हर चीज में हम लोग चेक एंड बैलेंस करते हैं। हमें भी पता होना चाहिए कि किस चीज में हमारे पेमेंट कहाँ यूज होती है। हम लोग किसी को पावर दे देते हैं कि ये चेक एंड बैलेंस आपका काम करना होता है। वो डील जो भी चीजें हैं वो डील करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव। इम्पार्शली डिटर्मिनेशन, हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं मोस्टली हमारे यहाँ इससे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें हम लोग जो है ना ऑफिशियली को जो है ना इस बंदे को क्लाइंट करते हैं, इंश्योर करते थे कि आपके सिटीजन के राइट्स वायलेट नहीं। अगर वायलेट कर लेता है कोई बंदा एडमिनिस्ट्रेशन से, वो बंदा जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस को ही डील किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, मेरे पास कुछ गवर्नमेंट की इम्पार्शियलिटी दी जाती है कि लॉज में ऐसे ऐसे लॉज में बात बताई जाती है कि आपको इम्पार्शियली आप इस चीज़ पे असिस्ट नहीं कर सकेंगे। तो उसका मसला कौन हैंडल करेगा? फॉर एग्जाम्पल वापडा वालों ने कोई मसला किया तो आप कहाँ जाएंगे? कोई तो कोर्ट वगैरह होगा, कोई सिस्टम होगा जिसमें हम लोग
जा सकते हैं, उनके हिसाब से जा सकते हैं। आप में से कोई भी बता सकता है क्यों जाते हैं हम लोग? उसके लिए, क्योंकि हमें उसके लिए मसला हल करना पड़ता है। सिटीजन का राइट्स होता है कि हम लोग इस चीज को असेस करें। कोर्ट में जाने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। बहुत ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हैं हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये भी मेन पर्पज है। तो पावर अकाउंटेबल, जिस तरह हमें चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि कहाँ पेमेंट हमारी यूज हुई, किस तरह से असेस हुई, क्या चीजें हम लोगों ने ली, क्या चीजें पड़ी है हमारे पास, उसको चेक एंड अकाउंटेबिलिटी जो भी होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बेसिस पर ही होती है। आप में से और कोई बता सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में फर्क क्या है? सर कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, और जो ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो उनके साथ गवर्न करता है या उनके सबऑर्डिनेट है। और और कोई जो इसको डिफाइन कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिफरेंस क्या है? है कोई? मेरा वॉइस क्लियर है? कोई भी बता सकता है बीच में से? एवरीथिंग इज फाइन? मैं कहीं जल्दी तो नहीं चल रहा? आप ऐसे कोई भी बता सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में क्या डिफरेंस है? कोई भी थोड़ा सा सोच समझ के बताएंगे, ताकि अगर आप पार्टिसिपेशन करने में आपका पता चल रहा है कि आप किस हिसाब से बात कर रहे हैं। गलत और सही की नहीं सोचें, क्योंकि जब आप बात बताएंगे तभी पता चलेगा कि आप गलत बात कर रहे हैं या सही बात कर रहे हैं। आप बात ही नहीं बताएंगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा कि आपकी लेवल किस तरह से, हम लोग किस तरह से बात करें। अगर स्पीकर सर क्या हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है उसमें प्रोसीजर और प्रोसेस होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है उनमें जो है ना, जो एंटायर स्टेट का जो है ना वो फ्रेमवर्क बताया जाता है। उसमें जो है ना प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसीज होते हैं और सुप्रीम पॉलिसीज होते हैं, सुप्रीम प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं। मगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है वो प्योरली जो होता है ना वो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस बताता है, स्टेट कैसे रन करती है या उनका गवर्न का मेथड बताता है। बिल्कुल, इसके अलावा आप में से कोई और कोई भी नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या करता है? बेसिकली बैकबोन ऑफ पब्लिक लॉस होता है। वो बैकबोन होता है, किस तरह से काम करता है, क्या लॉज होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उनको जो है ना एज असेंबली करता है कि ये चीजें आपको करनी है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो लिख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिया है कि ये चीजें हैं। इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस के जरिए हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक्चुअली इज फॉर्म ऑफ द बैकबोन, इट इज ब्रांच पब्लिक लॉ दैट डिटरमाइन द नेचर ऑफ स्टेट। स्टेट की नेचर क्या है, स्ट्रक्चर ने, गवर्नमेंट किसने किस तरह से फॉर्म किए, उसके फंक्शन और असिस्ट करने का कौन किसका काम होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस का काम। किस तरह से हमें असिस्ट करनी चाहिए, क्या लॉस को एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से बनाना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसलिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रखा था। आप में से कोई भी बता सकता है, ये भी मे बी सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सेशन 45 तक ही चलेगा आई थिंक सो। उसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा। आप में से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व क्वेरी ले सकते हैं। आप में से कोई भी बता सकता है कि होम बेसमेंट का किसी ने कॉन्सेप्ट सुना हुआ है? होम बेसमेंट क्या है? क्योंकि ये सेशन रखने का मेरा मकसद था कि होम बेसमेंट को डील करवाना, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से होम बेसमेंट की कंप्लेन रजिस्टर करते हैं। आप में से कोई भी बता सकता है कि होम बेसमेंट है क्या? किस किसने नाम सुना है होम बेसमेंट का? एक कोई जो आप में से किसी ने इन्वेस्टमेंट का किसी ने नाम नहीं सुना? प्लीज, देयर आर अवेलेबल 6 to 7 members अवेलेबल है, में से आप में से कोई है जो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बता दे? कोई भी बता दे, कहाँ से सर सुनना है ओम्बड्समैन, लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट पता नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा आप में से किसी ने सुना होगा इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट? ये मोस्ट रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है, कम से कम बात बताई जाती है इस चीज। सर जो कम। ओम्बड्समैन बेसिकली जो कोर्ट ऑफ द प्योर पीपल होती है, जो बंदा कोर्ट वगैरह पे अप्रोच नहीं कर सकता ना, तो वो जो ना ओम्बड्समैन में जाता है। बेसिकली मेरा तो यही है कि वो कोर्ट ऑफ द पुअर पीपल्स होता है, और ये काफी जुडिशियल बॉडी है सर।
सर वो तो फिर आपके पास, आपने सुना होगा एडीपी के जो है, हमारे पास वकील तो है, गवर्नमेंट के वकील जो फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ते हैं। उसके हिसाब से तो हमारे पास इस चीज की एक्सेसिबिलिटी तो है। आप बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पुअर पीपल के लिए डील करता है। आप में से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर सकते हैं इस चीज पे? सर ज्यादा मालूम नहीं है, मगर ये है कि ओम्बड्समैन मैंने जो सुना हुआ है वो यही है। फर्दर जो है ना, वो मेरे ख्याल में ये एसटीडी और क्विक टाइप की रेमेडी है, मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि कोई रेमेडी है। इसके अलावा आप में से कोई किसी ने कॉन्सेप्ट सुना हो इन्वेस्टमेंट का? ombudsman ये आई गेस एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स को, इम्पार्शियल अनबायस्ड। बिल्कुल इम्पार्शियल तो होती है। किसी का चैट बॉक्स में आया है सेम पावर ऑफ कोर्ट, सेम पावर्स तो होते हैं। बिल्कुल। अगर तो यही होता है। मैं आज आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था न्यूजीलैंड से। और इसका मकसद भी ये था 1985 में जिस तरह से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। इसका मेन पर्पस था कि आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन करवा के जल्द से जल्द मसले को हल करवाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और सिविल लॉज में बहुत सा प्रोसीजर होता है, ये चीज करो तो ये चीजें असेस हो जाएंगी। आपने बोला कि एफिडेविट लगाओ, एफिडेविट लगाने के बाद ये चीजें करो, ये लगाओ, उसके बाद ये आपका मसला हल होगा। इस चीज के बाद ही आपका मसला होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली जो है ना, करते हैं कि ये चीजें सिविल लॉस वगैरह में आपको ये चीजें करनी है। इसके बाद एफिडेविट लगाना है, स्टाम्प पेपर लगानी है। इसके बाद नोटरी पब्लिक के साइन वगैरह होने चाहिए। तभी आपका जो है ना, इसके बाद आप कोर्ट में अप्लीकेशन दें, डेट दें, हियरिंग दें। ये बड़ा प्रोसीजर हो जाता है। इन्वेस्टमेंट ऐसा मसला नहीं है। इन्वेस्टमेंट स्वीडिश वर्ड है, इसके मतलब था स्वीडन में जो फर्स्ट स्टेब्लिश हुआ था। आई थिंक तो न्यूजीलैंड में 89 में फर्स्ट स्टेब्लिशिंग इन्वेस्टमेंट कंसिडर स्वीडन का मोस्ट कॉन्सेप्ट है। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत सा पुराना। और हमारे यहाँ भी इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे स्पेशली मैंने इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखा है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपके मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब शुरू हुआ था, वो जो ज़्यालक के दौर में शुरू हुआ था, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट है क्या। आगे इसका पाकिस्तान के हिसाब से भी बात बताई जाती है। रिप्रेजेंटेटिव रिसेंट ईयर इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके बहुत से इंस्टीट्यूशन है जिस तरह हमारे सिटीजन को राइट मिल सकता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मकसद ये है कि आपका जल्द से जल्द एक कोर्ट टाइप इंस्टीट्यूशन होता है, जिस तरह से वो जल्द से जल्द मसले को हल करने की अथॉरिटी दे देता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर होता है। अगर आप में से कोई भी बंदा एडमिनिस्ट्रेशन का आपका काम नहीं करता या कोई ऐसी एक्ट कर लेता है जो गवर्नमेंट के हिसाब से है, तो आप कहाँ जाएंगे? तो आपको इन्वेस्टमेंट में ही जाना पड़ेगा। वो मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की कंप्लेन भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से उसकी कंप्लेन दाखिल होती है और क्या चीज़ें असिस्ट होती है। इसके बारे में मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि गवर्नमेंट का पीरियड क्या होता है। ये पाकिस्तान में जो स्टेब्लिश हुआ था 1983 में, से अलग के पीरियड में 8 अगस्त उसकी फंक्शनिंग हुई थी। इसका मेन पर्पस जो है, हेडक्वार्टर जो है लोकेटेड है इस्लामाबाद में। इट इज़ ऑल ओवर इन पाकिस्तान। इन्वेस्टमेंट की ऑफिस आपको पर्सनली हर जगह है, तो पूरे इंस्टीट्यूशन में मिल जाती है। उसका मैं वो दिखा दूंगा कि किस तरह से यहाँ हैदराबाद में आप डिवीजन के बेसिस पर ही की जाती है। तो आप आगे जाएंगे तो आपको सक्खर में ही ऑफिस मिलेगी, वहाँ कहीं और जगह पे नहीं मिलेगी। मेन ऑफिस इसकी इस्लामाबाद में है, सियालत के पीरियड में स्टेब्लिश हुई। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, इसके अपॉइंटमेंट वगैरह का कौन अपॉइंटमेंट कर सकता है? आप में से कोई बता सकता है इस चीज़ पे? कौन अपॉइंटमेंट करता है? कितना टाइम पीरियड होता है? अब ये तो फेडरल गवर्नमेंट भी करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी करती है, दोनों का अलग अलग होते हैं। एक सूबाई होता है, एक फेडरल होता है। बिल्कुल। इसके अलावा अपने से कोई और, इसको फेडरल गवर्नमेंट में कौन अपॉइंटमेंट करता है इसका? सर फेडरल गवर्नमेंट मेरे ख्याल में, एज पर माई नॉलेज, मेरे ख्याल में से प्राइम मिनिस्टर करता है। नहीं। हाल आप में से कोई और जो इस चीज को बता सकता है? उसका टेन्योर कितना होता है? इन्वेस्टमेंट का बंदे का टेन्योर कितना होता है? सर या 3 इयर्स होता है एज पर माई नॉलेज, या 5 ईयर, बट नॉट श्योर। तो
इस चीज का आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। ये इसका टेन्योर जो है 4 ईयर होता है, इसको जो भी एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। ट्रस्टी इन्वेस्टमेंट एक मैंने आप लोगों को बताया कि एक कोड टाइप होता है, जो मेस्ट्री जो रिप्रेजेंटेटिव डिसेंट फंक्शन, जो भी हमारे लॉस को असिस्ट करवाना, सिटीजन को राइट्स देना और हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वो भी इस चीज़ का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई गलत काम करती है या कोई भी पावर मिस यूज करती है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट में ही थ्रू हम लोग इस चीज़ को, मसले को जो है ना इन्वेस्टमेंट में हल करने की कोशिश कर देते हैं। ये मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा कि किस और तरह मैं हम। सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक स्पेसिफिक रेमेडी दी हुई है आर्टिकल 199 में, जो रिट्स वगैरह बताए गए, तो उनमें भी तो ये सेम ही काम वर्कआउट होता है जैसे जी जी ओम्बड्समैन में होता है। जी 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 बिल्कुल, इसमें जो है ना जल्द मसला हल हो जाता है। मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह वो उनकी रेमेडी दी गई है आगे इसके बारे में। करेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो है इम्पार्शियलिटी और कंसिस्टेंट, जो भी हमारे मैनर्स वगैरह है, फेयरनेस पे काम करती है। इसकी अकाउंटेबिलिटी, किस तरह से हमें क्या काम करना चाहिए, वो हम लोग इस चीज पे असेस करते हैं। इसका टेन्योर मैंने आप लोगों को बताया कि 4 ईयर होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के बंदे हैं तो फेडरल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, और मिसकंडक्ट करने पर भी जो है ना प्रेसिडेंट को हटा सकता है। इसके भी ये है, उसको जो है ना प्रेसिडेंट भी सैलरी डिटरमाइन करता है कि किस तरह से आपकी ऑफिस होल्ड करनी है, किस तरह से वर्क करना है, क्या चीजें असिस्ट कर सकती हैं, वो प्रेसिडेंट ही इसका चीजों को हैंडल करता है। और इसमें क्या चीजें असिस्ट होती है सकती हैं, कोई भी ऐसी एक्ट करने पर क्या चीजें असिस्ट हो सकती हैं? आप में से कोई भी बता सकता है कि किस तरह से वो काज हो सकता है? बेसिकली ये जो है कॉज ऑफ एक्सेशन नेसेसरी होता है। अगर कोई भी बंदा रेक्टिफिकेशन वगैरह करता है तो उस हिसाब से, अकाउंटेबिलिटी सही नहीं करता तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो सकता है। अवार्ड के हिसाब से अगर गलत अवार्ड दे देता है, आपने उंग्लिश को आर्बिट्रेशन में पढ़ा होगा कि जिस तरह से जजमेंट वगैरह आती है, तब भी जो है ना वो असिस्ट कर सकता है। और डैमेज ऑफ राइट ऑफ पीपल, अगर कोई भी किसी के डैमेज कर सकता है। इसका पावर्स क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट का पावर क्या होगा? आप में से कोई भी बता सकता है कि इन्वेस्टमेंट का पावर क्या हो सकता है? पावर ये होता है कि समन दे सकता है, समन किसी को भी नोटिस दे सकता है कि आप किसी तरह से आप आए, कोर्ट में आए, या उनकी असिस्ट कर सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कर सकता है। इंस्पेक्शन ऑफ बुक और अकाउंट को चेक कर सकता है कि हमारे यहाँ पेमेंट क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या असिस्ट हो सकती है, वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ट्रांसफर कर सकता है केस को, एक जगह से दूसरी जगह पे भी ट्रांसफर कर सकता है कि आपका मसला जो है इस जुडिक्शन में नहीं, इस जुडिक्शन में होगा। और ट्रांसफर ऑफ केसेस भी कर सकता है। ये मोस्टली पावर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और इन्वेस्टमेंट किस कहाँ एक्सरसाइज नहीं होगा? आप में से कोई भी बता सकता है कि कहाँ एक्सरसाइज नहीं? सर जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो है ना वो ओम्बड्समैन मेरे ख्याल में एक्सरसाइज नहीं होगा। इसके अलावा आप में से, वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं होता। इसके अलावा आप में से कोई कोई है जो इस चीज पे असिस्ट कर सके? कहीं मैं जल्दी तो नहीं जा रहा, मुझे स्लो जाना चाहिए, या इस चीज पे आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कहना कह रहे हैं या नहीं? कोई बता सकता है मुझे? कोई भी बंदा जिस तरह से, अगर हमें यहाँ इस तरह से, मोस्टली हमारे यहाँ ऐसे मसले होते हैं जिस तरह से पाकिस्तान अफेयर्स और रिलेशनशिप, पाकिस्तान के डीलिंग वगैरह गवर्नमेंट के असिस्ट में हम लोग मुतसिब कोर्ट को असिस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, जी सर, जी जी, पाकिस्तान है कोई? सर ये जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल रिसीवर को अपॉइंटमेंट करना कि आप इस चीज़ को असिस्ट करके हैं, तो मोस्टली क्या होता है, मैं वो भी बता देता हूँ कि रिसीवर को किस तरह से ऐसे मसले होते हैं जिस तरह से आप लोगों को पता है कि ये आपका वापडा का मसला है। मैं आपका वापडा का मसला मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसको अपॉइंटमेंट करता है कि रिसीवर करता है कि ये चेक एंड बैलेंस करके आए कि इनके पास क्या असेसिबिलिटी है, क्या नेगेटिविटी है, क्या कितना हो सकता है। और दूसरे मतलब रेलवे में जाकर उन ऑफिसर से पूछ सकता है कि आपने जो असिस्ट किया है वो किस तरह से किया है। एक मसला मैं आप लोगों को आगे मसले भी बताऊंगा कि आप बता सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के मसले हैं या नहीं, तो उन्होंने किस तरह से हैंडल किए हैं, ये मैंने
खुद ही अपनी आंखों से देखा हुआ है, तभी मैंने ये टॉपिक का चूज किया है। तो मोस्टली इस चीज पे असेस किया जाता है। तो दूसरा मैटर जो है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि कोर्ट की कंप्लेंट वगैरह के हिसाब से, रिसिप्ट वगैरह जिस तरह से दी जाती है कि कौन सा कोर्ट वगैरह के हिसाब से, दूसरी जुरिडिक्शन वगैरह के हिसाब से, और तीसरी जो है ना, पाकिस्तान के मिलिट्री और नेवी के वगैरह पे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। ये हमारे इंटरफेरेंस नहीं कर सकता इन चीज़ों पे, कोई भी इन्वेस्टमेंट हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें करंट अफेयर्स के हिसाब से और समझ वगैरह से एक साथ नहीं। पावर्स क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि उसको समन देना, enforcement ऑफ अटेंडेंस ऑफ पर्सन, एक्सप्लेनेशन ओथ वगैरह से, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रूव करना, एफिडेविट वगैरह इशू कमिश्नर के हिसाब से, और इसके अलावा स्टाफ को ऑथराइज करना कि आप आ जाएं, प्रीमियस में दाखिल हो जाएं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाना कि इस चीज़ पे असेसमेंट है या नहीं है, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज आल्सो पर्पस फॉर द फंक्शंस जो भी इसके पीछे है, तो ये भी। इसके अलावा ये जजमेंट थी, आई विल ट्राई टू माय बेस्ट। अगर मेरे पास इसकी जूम आईडी जूम हो रही है, आपके पास भी आईडी हो जाएगी। ये जजमेंट था। ये पहले मैंने इसकी एप्लीकेशन दी थी। बहुत एक दफे जनाब मोहतसिब कोर्ट ही इन्वेस्टमेंट को हमारे यहाँ डील किया जाता है। ये हमारे पास दो मसले थे, तो जिस हिसाब से मैंने वो अपने मसले ही आपके सामने शेयर किए हैं। तो ये है कि मैंने डिडक्शन हमारे घर की लग गई थी, तो हम लोगों ने बोला कि डिडक्शन हमारी गलत लगी है, बिल नाजायज बिल जो है ना लगाया जा रहा है, तो आप इस मसले को हल करें। उन्होंने क्या किया, हमारी एक कंप्लेंट रजिस्टर की, उसके बाद ही उन्होंने बोला कि आपके पास मैसेज और एक्टिवेशन आ जाता है। तो ये हमारे बेसिकली हैदराबाद में अगर बात बताई जाती है, तो हर जगह पे ये कोड होती है। मैं आपको ऑनलाइन भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो कंप्लेंट की जाती है रजिस्टर। इस हिसाब से पहले ये इसका ये एप्लीकेशन आई थी, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका मसला हल हो चुका है। तो जिसके नाम से थी सब्जेक्ट उन्होंने लिखा था, ये वफाकी मुहतसिब के हिसाब से उन्होंने साइन वगैरह की थी। इसके बाद ही ये हमारे पास कंप्लेन की रजिस्टर साइन वगैरह थी। उसमें क्या हुआ था कि हमारे यहाँ मसले को हल किया गया था 85,000 के हिसाब से, 85 88,500 के हिसाब से। तो इसको ये आप देख लें, इसकी कंप्लेंट नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हुई है, और एड्रेस वगैरह जिस तरह से हमारे यहाँ रजिस्टर्ड वगैरह लिखा हुआ कौन से स्टेट की है, कौन सी जुरिडिक्शन वगैरह बात बताई गई है। तो ये कंप्लेंट वगैरह जिस तरह से हमारे यहाँ देखो, द कंप्लेंट ऑफ द मिस्टर, जो भी हमारा नंबर है उसकी डेट वगैरह उन्होंने असिस्ट की है। उसके बाद ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने असेस किया कि ये तरह से वफा के मुहतसिब ने असेंड किया है। एजाज अहमद कुरैशी था, और उन्होंने वफा के मुहतसिब के साथ प्रूफ किया कि ये आपकी जो है ना डिडक्शन वगैरह सारी असेस खत्म की जाती है। मोस्टली हमारे यहाँ ऐसे मसले होते हैं जो हम लोग बात तो नहीं बता जाते, क्योंकि ये ऐसी कोर्ट होती है जो जल्द से जल्द आप लोगों के मसले विदाउट एनी वकील के साथ, एडवोकेट प्लीडर के साथ जो है ना आप हल करवा सकते हैं। ये खुद ही आप जो है ना पब्लिक सर्वेंट खुद जाकर अपने इस मसले को हल करा सकता है कि यार मैं जाकर उन मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मोस्टली हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट में होता है। इन्वेस्टमेंट में से आपने से किसी का भी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। तभी में अगर उसकी इस पे अगर असिस्ट होता है तो आई राइट इन्वेस्टमेंट कितना टाइम है, आई थिंक अगर नहीं हुआ है दूसरी मीटिंग में हम लोग जो है ना आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कंप्लेंट रजिस्टर्ड किस तरह से करते हैं। तो हमारे पास 2-3 मिनट रहते हैं, आप में से कोई भी किसी का भी क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन हो इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं मुझे। भाई, या आपने क्या समझा हो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप बता सकते हैं, या कंक्लूजन निकालें कि कंक्लूजन में आपने क्या समझा कि क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। कोई जो बात बता सकता है कि इन्वेस्टमेंट के क्या समझा आपने, इस तरह से हम लोग ने सारी चीजें असेस की। तो किसी का भी क्लियर नहीं होता है, नहीं तो
मुझे दोबारा बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें की, तो उसके बाद ही हम लोग एक और टॉपिक पे चले जाएं। आप लोगों को पता है डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर और यूनिटरी स्टेट में क्या फर्क है? कि ये भी टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस का। डेलीगेट रजिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के हिसाब से मैं क्या समझाए? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और यूनिटरी स्टेट में क्या फर्क है? कोई बता सकता है आपने? जब तक हमारे पास एक मिनट है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को वफाकी मोहतसिब काउंट की ऑफिस दिखा दूंगा कि किस तरह से वो अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, किस तरह से कंप्लेन वगैरह रजिस्टर करते हैं। डेलीगेट रजिस्ट्रेशन और यूनिट स्टेट में क्या फ़र्क है? किस किस ने ये नाम सुने होंगे? हेलो, एम आई ऑडिबल? माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? किसी का भी कोई क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चन है? आई थिंक सब शॉर्ट शॉर्ट हो गए कि या समझ में नहीं आ रहा कुछ? बाकी मैं ऐसे कर लेता हूँ कि ये वो टॉपिक आई विल ट्राई टू माय बेस्ट, मैं दूसरी मीटिंग में बता देता हूँ कि किस तरह से करते हैं। ये आज हम लोगों ने जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन लॉज को समझा, तो आई विल ट्राई टू माय बेस्ट कंक्लूजन निकालूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज जो भी हमारे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन के अथॉरिटीज के बेसिस पर दिए गए, किस तरह से हमें मेकिंग करना चाहिए, क्या पावर्स होते हैं, किस तरह एजेंसी वगैरह किस तरह से काम करती है, पब्लिक अथॉरिटीज के किस तरह से सबको प्राइस कर सुपरवाइज करना चाहिए, किस तरह से ब्लेस डाउन होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से हमें रेमेडीज देनी चाहिए, किस तरह से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस को नोटिस वगैरह एक्सेस करने चाहिए, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस की बात डील करती है। स्कोप क्या है इसका, जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए, रेगुलर रेमेडीज अवेलेबल किस तरह से हैं, क्या पावर्स हैं, वो हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस करते हैं। पर्पस पढ़ाने का ये था कि चेक एंड बैलेंस हो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में, अगर इम्पार्शलिटी डिटरमाइन हो रही है कि मसले को किस तरह से हल करना चाहिए, वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में करते हैं। तो अनऑथराइज इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट, इसलिए अनऑथराइज इन्फोर्समेंट है राइट्स हैं, तो वो इसको किस तरह से अथराइज